राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों बीएसटीसी के लिए पुराने पेपर लेकर आए हैं 16वें। दोस्तों, हमारी क्लास है शिक्षण अभिरुचि को लेकर और ये जो पेपर है दोस्तों 2011 का शिक्षण अभिरुचि का। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न को लेकर। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हो प्रश्नों को पढ़कर दोस्तों मेरे से पहले, ठीक है दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों आज का कि विद्यार्थियों के बारे में अनुत्तीर्ण होने पर, विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप, प्रश्न है दोस्तों विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या करोगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको मानसिक रूप से दोस्तों एक मास्टर बनना पड़ेगा। जब आप मास्टर बन जाओगे ना मानसिक रूप से, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम विकल्प देखते हैं कि विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे कि वो किन किन विषयों में कम नंबर ला रहा है और किस कारण से ला रहा है, यह हम जानेंगे और पता चल जाएगा तो हम उसका मार्गदर्शन करेंगे। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। मजाक उड़ाएंगे, बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। मजाक तो बालक का उड़ाना ही नहीं है। यदि आप बालक का मजाक उड़ाओगे तो बालक विद्यालय आना भी बंद कर सकता है दोस्तों। उसके ऊपर मानसिक रूप से जो तनाव है वो तनाव हावी हो सकता है। हम उससे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर सकते हैं मजाक उड़ाने के चक्कर में दोस्तों। तो मजाक तो उड़ाना ही नहीं है। उनको घर बैठकर कुछ काम करने की सलाह देंगे, बिल्कुल देंगे सलाह कि घर पे बैठकर आप इस विषय में कमजोर हो तो ये काम करना चाहिए दोस्तों। प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने की सलाह देंगे, नहीं देनी दोस्तों इस प्रकार की सलाह, क्योंकि प्राइवेट विद्यार्थी वही देता है जो बिल्कुल कमजोर होता है। लेकिन हमें बालक को कमजोर नहीं रखना है, उसे प्राइवेट विद्यार्थी नहीं बनाना है दोस्तों। हमें उसे होशियार और अच्छा विद्यार्थी बनाना है दोस्तों। तो इस प्रश्न के अंदर जो सही सटीक उत्तर है दोस्तों ए, कि विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या करोगे। तो दोस्तों, हम विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे। जिस विषय में कमजोर है, मान ले अंग्रेजी में कमजोर है दोस्तों, तो हम उसे अंग्रेजी के अंदर बताएंगे कि तुझे ये नहीं ये करना है दोस्तों, तुझे इस प्रकार से ना इस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया तो आप क्या करेंगे दोस्तों। एक कार्यक्रम के अंदर कोई फंक्शन मनाया जाता है विद्यालय के अंदर और उस कार्यक्रम के अंदर आपको मुख्य अतिथि बनाया गया है, तो आप क्या करोगे दोस्तों। तो विकल्प 4 दे रखे हैं, इनको देखते हैं पहले। देर से पहुंचकर माफी मांगेंगे, देर से नहीं पहुंचना है दोस्तों। समय पर पहुंचेंगे, बिल्कुल सही उत्तर है कि मुख्य अतिथि बनाया है और जो समय दिया गया है हम उसी समय पर पहुंचेंगे, यानी कि समय पर पाबंद होंगे दोस्तों। देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। समय से पहले पहुंचेंगे, समय से पहले भी नहीं पहुंचना चाहिए दोस्तों। जो समय दिया गया है लगभग उसी समय पर पहुंच जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों विकल्प बे सही है। क्या है दोस्तों, विकल्प बे सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, एक विद्यार्थी दूसरों से मिलने से कतराता है तो क्या करेंगे दोस्तों। आपके विद्यालय के अंदर कोई एक बालक है जो दूसरों से मिलने से दोस्तों घबराता है, कतराता है, दूसरों से मिल नहीं पाता है, तो आप क्या करोगे दोस्तों। तो इसका एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि यदि बालक सभी से मिल जाए, सभी से मिलजुल कर रहे, वो सभी से मिलजुल कर कार्य करे, सभी के भाव के साथ सभी के साथ सामंजस्य बना ले दोस्तों, तो यही करना है कि जो बालक है और जो भी विद्यालय के अंदर गतिविधियां होती है दोस्तों, उन गतिविधियों में उस बालक को भी शामिल कर दो दोस्तों। जो भी आप सामूहिक रूप से गतिविधि करोगे, उस गतिविधि के अंदर उस बालक को यदि आप शामिल करते हो तो वो बालक दूसरों से मिलने के समय फिर नहीं कतराएगा, नहीं घबराएगा दोस्तों। विकल्प देखते हैं कि विकल्प क्या कहता है इसका सही उत्तर के लिए। उसको उसके सहपाठियों से मिलने को बाध्य करना चाहिए, बिल्कुल हम उसे बाध्य नहीं करेंगे दोस्तों और बाध्य भी नहीं करना चाहिए। उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अकेला छोड़ने पर वो कहीं ना कहीं आगे
जाकर अलग दिशा की ओर प्रवेश कर लेगा और हो सकता है उसका भविष्य के अंदर वो कोई अलग घटना कर दे दोस्तों। उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। उसको दूसरे सर से मिलने को कहना चाहिए, नहीं दोस्तों से इसका सही है, उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं प्रश्न के साथ उत्तर भी लेके आया हूं और आपको बता रहा हूं, तो आप स्क्रीन देख लो दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। मैं बार बार इधर देखकर चर्चा ना करूं, इसलिए मैंने आईपैड हाथ में ले लिया दोस्तों, ताकि मैं प्रश्न और चर्चा यहाँ सामने देखकर कर लूं और आपको प्रश्न सामने दिख जाए दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है, आप भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि दोस्तों हम भगवान की पूजा करते हैं दोस्तों, और भगवान की पूजा मैं भी करता हूं, आप भी करते हो। और पूजा करने का दोस्तों एक उद्देश्य है कि हमें क्या है दोस्तों, शक्ति मिलती है। क्या होती है दोस्तों, हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा है दोस्तों, वो ऊर्जा हमें मिलती है, हमें एक नई शक्ति मिलती है, एक नई दिशा मिलती है दोस्तों, जिसके कारण हम किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो हम भगवान की भक्ति या पूजा करते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है दोस्तों कि हम ना करने की सोचते हैं, फिर भी एक बार कोशिश करें तो उस कार्य को कर लेते हैं दोस्तों, कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो इसका उत्तर क्या है वो देखते हैं। आप भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि आपको भगवान का डर है, आपका दोस्त ऐसा करने के लिए कहते हैं। दोस्तों भगवान का डर किसी को नहीं है आज की दुनिया में, आज की दुनिया में भगवान का डर किसी को नहीं है। आपका दोस्त ऐसा करने के लिए कहते हैं, कोई दोस्त ऐसा करने के लिए नहीं कहता है, ये मनुष्य है और मनुष्य का जो मन कहता है वो उसी की करता है दोस्तों। आपको आंतरिक शक्ति मिलती है, बिल्कुल दोस्तों हमें आंतरिक शक्ति मिलती है, इसका राइट आंसर से है। आपके घर में भक्तिमय वातावरण है दोस्तों, भक्तिमय वातावरण है उसके कारण भी लोग बाग पूजा करते हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो राइट आंसर है उससे क्या है, पूजा करने से आंतरिक शक्ति मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका क्या है दोस्तों। आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा के अंदर एक बच्चा लड़ाकू स्वभाव का है दोस्तों, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, दिन भर मस्ती करता रहता है, तो उसे जो सुधारने का सबसे कारगर तरीका क्या है दोस्तों। प्रश्न के अंदर दोस्तों सुधरने का सबसे कारगर तरीका क्या है दोस्तों, सही लिखा हुआ है, उसकी उपेक्षा करना। दोस्तों उपेक्षा नहीं करना है, इस पर कुछ ना कुछ काम करना है हमें, उसको अलग रखना चाहिए, उसको अलग भी नहीं रखना दोस्तों। उसके ऐसे व्यवहार के कारण की जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों कि जो बच्चे का जो लड़ाकू स्वभाव है, वो जो दिन भर मस्ती करता है, उस मस्ती करने का क्या कारण है दोस्तों, उस मस्ती करने का कारण हमें जानना है दोस्तों, उसका उस व्यवहार का पता हमें करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, से उसके ऐसे व्यवहार के कारण की जांच की जानी चाहिए दोस्तों, उसको कठोरता से दंडित करना चाहिए दोस्तों। आज के समय में बालक को कठोर दंड नहीं देना चाहिए दोस्तों। यदि आप उस बालक के एक थप्पड़ भी लगा दोगे ना, तो आज का बालक या तो आपके लिए कोई खतरा कर सकता है दोस्तों, या उसके परिवार को जाकर कहेंगे तो उसके परिवार वाले आपकी पिटाई कर सकते हैं दोस्तों, या आपको दंड दे सकते हैं। इसलिए आपको तो बालक की कोई भी कठोरता दंड नहीं देना चाहिए दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जब परीक्षाएं नजदीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों। परीक्षाएं नजदीक आएगी दोस्तों, आपकी भी परीक्षा नजदीक आ रही है, तो हम भी क्लास 1 की जगह 2 लगाई, 2 की जगह 3 लगा रहे हैं कि हम भी आपका समय क्या है दोस्तों बचाएं और आपका जो कोर्स है वो करवाएं, रिवीजन करवाएं दोस्तों, प्रश्न बताएं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आप भी एक शिक्षक बनोगे, तो शिक्षक बनने के बाद जब परीक्षाएं नजदीक आएगी विद्यालय में बालकों के लिए, तो आप क्या करोगे। तो इसके अंदर विकल्प देखते हैं। विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताने चाहिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न बताने चाहिए दोस्तों, और ये प्रश्न उन बालकों को बताने चाहिए दोस्तों जो कक्षा के अंदर होशियार बालक नहीं है और वो
उसी कक्षा के अंदर रह सकता है दोस्तों, यानी कि अपनी भाषा में कहे तो वो फेल हो सकता है दोस्तों। तो वो फेल ना हो उसके लिए उसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने चाहिए, बाकी होशियार बालक के लिए नहीं। तो इसका उत्तर भी ये नहीं है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए दोस्तों। यदि आपका पाठ्यक्रम बाकी है विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर आप जो भी किताब पढ़ाते हैं और वो पाठ्यक्रम बाकी है, तो आप उसको पूरा कराने के लिए घर बुला सकते हो। तो दोस्तों नहीं बुला सकते हो घर पर, क्योंकि एक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक का जो शिक्षक बनता है दोस्तों, उसके लिए प्राइवेट ट्यूशन लेना मना कर रखा है सरकार ने, बैन लगा रखा है दोस्तों, सख्त मना है दोस्तों, पाबंद कर रखा है कि कक्षा 1 से 8 तक जो भी शिक्षक है दोस्तों, वो शिक्षक घर पर नहीं पढ़ा सकते, चाहे ट्यूशन हो चाहे फ्री में। कक्षा 1 से 8 तक वो नहीं पढ़ा सकते दोस्तों। तो ये आप नहीं कर सकते, तो बेविकल्प भी आपका सही नहीं है। स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि पाठ्यक्रम यदि आपका बाकी है तो आप स्कूल में समय देकर उस पाठ्यक्रम को पूरा करवा सकते हो। विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने को कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप बालक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कहेंगे कि ये आपका पाठ्यक्रम बच्चा है, 2 पाठ बचे 3 पाठ बचे, आपको पूरा करना है दोस्तों, तो वो पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सकता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है कि जब परीक्षाएं नजदीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, विकल्प से सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे दोस्तों। आपके और आपका सहकर्मी, यानी कि यूं मानो आपके विद्यालय के अंदर 2 या 3 शिक्षक है और एक आप खुद हो और एक आपका अन्य शिक्षक विद्यालय का, आप दोनों के मध्य मतभेद हो गया दोस्तों, तो उस मतभेद को कैसे सुलझाओगे, उसका मजाक बनाकर दोस्तों। यदि आप उस शिक्षक का मजाक बनाते हो तो वो आपका मतभेद सुलझेगा नहीं दोस्तों, और क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें उस शिक्षक का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरे सहकर्मियों के समक्ष विवाद करके दोस्तों, जिस शिक्षक और आपके साथ जो मतभेद हुआ है दोस्तों, उस मतभेद की बात किसी अन्य शिक्षक के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अन्य शिक्षक होगा वो आप दोनों के लिए फायदा उठाएगा और दोनों के मध्य विवाद और बढ़वाएगा दोस्तों, और मतभेद करवाएगा दोस्तों। प्राचार्य से शिकायत करके, प्राचार्य से शिकायत नहीं करनी चाहिए दोस्तों। प्राचार्य से शिकायत करोगे तो क्या करेंगे प्राचार्य साहब, दोनों को एक एक बात सुना देंगे या फिर दोनों को बैठाकर समझा देंगे, तो क्या उससे मतभेद खत्म हो जाएगा? मतभेद खत्म नहीं होगा दोस्तों। कारण जानकर उसको आपस में सुलझाकर दोस्तों, ये सही है। विकल्प दे कि कारण का पता करना, कारण जानना कि मेरे और उस शिक्षक के मध्य क्या मतभेद है और क्यों है, किस कारण से हुआ है दोस्तों, उसको जानना, और दोनों आपस में बैठकर क्या करना दोस्तों, उस मतभेद को सुलझाना। तो इसका राइट आंसर है दे। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। एक शिक्षक के लिए आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। जैसे आप मुझे देख लो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ आत्मविश्वास होगा, और वो आत्मविश्वास दोस्तों किसी वस्तु की जानकारी होना। यदि मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, सामाजिक पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ, यानी कि कोई भी विषय पढ़ाता हूँ, और आप भी यदि भविष्य में शिक्षक बनोगे तो आप भी कोई ना कोई एक विषय पढ़ाओगे, तब आपका जो आत्मविश्वास होगा दोस्तों, वो आपका आत्मविश्वास आपकी विषय को लेकर होगा, और आपकी उस विषय के अंदर कितनी जानकारी है दोस्तों, उस जानकारी को लेकर होगा। यानी कि यूं कहूं कि आपका जो आत्मविश्वास है वो विषय का विशेषज्ञ होना दोस्तों। क्या होना? विषय का विशेषज्ञ होना। ऑप्शन के अंदर देखते हैं, ए में रईसी नहीं दोस्तों, विषय का विशेषज्ञ होना, बे इसका सही उत्तर है दोस्तों। से ऑप्शन के अंदर सामाजिक होना, दे आकर्षक व्यक्ति नहीं दोस्तों।
बे के अंदर दे रखा है विषय का विशेषज्ञ होना, बे सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है कि सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर होना चाहिए, क्योंकि सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर होना चाहिए क्योंकि दोस्तों मान लो विद्यालय का समय दोस्तों 10 बजे का है और यदि सभी शिक्षक 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो यदि विद्यालय के अंदर 10 बजे आ जाते हैं, समय 10 बजे का है, 10 बजे आ जाते हैं, 1 मिनट भी लेट नहीं आते दोस्तों, समय पर आते हैं, तो उससे बालक में क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है दोस्तों। और क्यों आना चाहिए इससे भी हम देखते हैं दोस्तों कि विद्यार्थी बेपरवाह हो जाएंगे। यदि शिक्षक समय पर आता है, विद्यालय में निर्धारित समय पर रहता है, 10 बजे आता है, 4 बजे जाता है, 10 से 4 तक विद्यालय में रहता है दोस्तों, ना तो लेट आता है ना जल्दी आता है, तो इससे विद्यार्थी बेपरवाह नहीं होता है, इससे विद्यार्थी भी समय पर रहेंगे दोस्तों। विद्यार्थी भी समय पर रहेंगे, विद्यार्थियों को समय के महत्व का ज्ञान होगा, इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदत पड़ेगी दोस्तों। यदि एक शिक्षक या सारे शिक्षक की बात करूं तो वो स्कूल में निर्धारित समय पर होंगे तो उससे विद्यार्थियों पर एक प्रभाव पड़ेगा और वो प्रभाव पड़ेगा कि उन बालकों में भी एक आदत पड़ेगी दोस्तों, और वो आदत क्या होगी, अच्छी आदत होगी दोस्तों। क्योंकि यदि शिक्षक समय पर आता है तो बालक भी सोचेगा कि हम भी समय पर जाए, वो सर भी समय पर आते हैं, वो सर भी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं, वो सर इतनी मेहनत करते हैं, वो सर ऐसे पढ़ाते हैं, तो हम भी समय पर जाए, हम भी ये करें, निर्धारित समय में स्कूल के अंदर ये कार्य करें, ये ना करें दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है, दे। इससे विद्यार्थियों में क्या होगी, अच्छी आदत पड़ेगी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शिक्षा पर सरकारी नीति शिक्षा को एक विशिष्ट डैश लगाकर छोड़ दिया है दोस्तों कि शिक्षा पर सरकारी नीति दोस्तों, जो शिक्षा है इस शिक्षा पर जो सरकारी नीति है दोस्तों, यह शिक्षा को क्या करती है दोस्तों, शिक्षा को एक वशिष्ठ विनियोग मानती है दोस्तों। वे खर्च नहीं मानती है शिक्षा को, उपभोग भी मानती है दोस्तों, लेकिन इसका सही उत्तर नहीं है। विनियोग मानती है, बिल्कुल मानती है दोस्तों, विनियोग मानती है। आय का स्रोत मानती है दोस्तों, आय का स्रोत भी मानती है, लेकिन जो खर्च है दोस्तों वो खर्च नहीं मानती दोस्तों, विनियोग मानती है, शिक्षा को एक वशिष्ठ विनियोग मानती है। अगला प्रश्न है, एक घनिष्ठ संबंध है दोस्तों, एक घनिष्ठ संबंध है। अब किसके मध्य क्या संबंध है वो देखना है दोस्तों, विकल्प को देखकर हमें उत्तर देना है। घनिष्ठ यानी कि गहरा संबंध है दोस्तों, एक गहरा संबंध है। अभिभावकों तथा बच्चों की सोच में नहीं दोस्तों, अभिभावक और बच्चों की सोच में फर्क होता है दोस्तों, और उनके दोनों के मध्य गहरा संबंध नहीं हो सकता। शिक्षक एवं शिक्षाविद के मध्य दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षाविद के मध्य भी दोस्तों गहरा संबंध नहीं हो सकता। नियोजित एवं अनियोजित स्कूली ज्ञान में नहीं दोस्तों। स्कूल तथा समाज में दोस्तों, स्कूल तथा समाज में एक गहरा संबंध होता है, और गहरा संबंध यह इस प्रकार से होता है दोस्तों कि जो समाज है दोस्तों, उस समाज का छोटा रूप दोस्तों स्कूल होता है। समाज क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा रूप है, और इस समाज का छोटा रूप क्या होता है दोस्तों, स्कूल होता है। मान लो कि ये क्या है दोस्तों, समाज है, कोई सा भी एक समाज है, और इस समाज का दोस्तों एक छोटा रूप क्या है, स्कूल है। तो इन दोनों के मध्य क्या है दोस्तों, गहरा संबंध है, क्योंकि विद्यालय के अंदर भी समाज की तरह रहा जाता है, मिलजुल कर रहते हैं सभी लोग, सभी बालक, सभी शिक्षक गण मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए स्कूल और समाज में क्या है दोस्तों, एक घनिष्ठ संबंध है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गैर औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा दोस्तों, एक तो होती है औपचारिक शिक्षा और एक है दोस्तों गैर औपचारिक। औपचारिक शिक्षा दोस्तों विद्यालय के अंदर दी जाती है, और गैर औपचारिक शिक्षा दोस्तों विद्यालय के बाहर, समाज में, किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में और अन्य स्थान पर दी जाती है दोस्तों। परिवार हो गया, समाज हो गया, कोई धर्म हो गया दोस्तों। तो गैर औपचारिक शिक्षा दोस्तों सामाजिक संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है,
सामाजिक बिल्कुल किया जाता है दोस्तों। परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों बे है। इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, पाठ्यक्रम निश्चित होता दोस्तों कि क्या शिक्षा देनी है और क्या शिक्षा नहीं देनी, लेकिन जिस प्रकार से विद्यालय का एक पाठ्यक्रम नियोजित होता है दोस्तों कि विद्यालय के अंदर इस कक्षा के अंदर इतना पढ़ाएंगे, उस कक्षा का निश्चित पाठ्यक्रम यह है, तीसरी कक्षा का यह है, छठी का यह है, 10वीं का यह है, इस प्रकार से समाज का, परिवार का और धर्म का पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। ज्ञान प्राप्ति इसका ध्येय नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है, क्योंकि गैर औपचारिक शिक्षा से दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट उत्तर क्या है दोस्तों? गैर औपचारिक शिक्षा को परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है दोस्तों, यानी कि बे इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिकता होती है दोस्तों। एक अच्छा शिक्षक है दोस्तों और उस शिक्षक की प्राथमिकता क्या होगी, हम देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थी, प्राचार्य, सचिव, संचालक कमेटी और सहकर्मी दोस्तों। तो जो अच्छा शिक्षक है दोस्तों उसकी जो प्राथमिकता होती है दोस्तों वो होती है सबसे पहले विद्यार्थी, क्योंकि शिक्षक का कार्य कहो या कर्म कहो बालक को पढ़ाना दोस्तों, विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो जो प्राथमिकता होगी शिक्षक की वो प्राथमिकता होगी विद्यार्थी की दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, अगर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हो दोस्तों, क्या लाना चाहते हो दोस्तों? सुधार है दोस्तों, वो आपके यहाँ सुधर लिखा हुआ है, वो सुधर नहीं है दोस्तों, क्या है? सुधार है। यदि आप शिक्षा के अंदर सुधार लाना चाहते हो दोस्तों तो आप शुरुआत करोगे, वो शुरुआत कहाँ से करोगे दोस्तों? विद्यालय के अंदर शुरुआत करोगे, शिक्षा के अंदर शुरुआत करोगे। तो दोस्तों शिक्षा के अंदर जो शुरुआत करोगे दोस्तों वो आपको कक्षा 1 से करनी पड़ेगी। यदि आप कक्षा 1 के बालक के अंदर सुधार लाओगे, कक्षा 1 के अंदर जो शिक्षा दी जाती है उसके अंदर यदि आप बदलाव लाओगे, सुधार लाओगे, तभी उस बालक का दोस्तों रिजल्ट कक्षा 10 के अंदर देखोगे या 12 के अंदर देखोगे तो बहुत कुछ सुधार मिलेगा उस बालक के अंदर दोस्तों। यदि आप जो सुधार है वो कक्षा 9 के अंदर दोगे, जो कक्षा 10 के अंदर दोगे, वो सुधार नहीं आएगा दोस्तों। तो आप शिक्षा में जो सुधार लाने चाहते हो दोस्तों वो आप प्राथमिक स्तर से लाना शुरुआत करना दोस्तों। कहाँ से? प्राथमिक स्तर से। तो उत्तर हम देखते हैं किसी भी स्तर पर नहीं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर। बिल्कुल बे राइट आंसर है इसका कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में सुधार लाने की शुरुआत करनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण है दोस्तों। शिक्षण कार्य में यदि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मैं प्रश्न समझा रहा हूं, पुराने प्रश्न आए हैं, तो इस शिक्षण कार्य में तो कुछ ना कुछ गुण होंगे, वो गुण क्या है वो बताना है दोस्तों। तो शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण है दोस्तों, एक तो वो व्यक्ति उस विषय में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। और उस व्यक्ति में दूसरे क्या होना चाहिए दोस्तों? उसमें धैर्य होना चाहिए। तीसरा पॉइंट और बता दूं दोस्तों, जो खास पॉइंट है दोस्तों कि वो सजग होना चाहिए। यदि उसके विषय में कोई बदलाव हो, कोई परिवर्तन आए दोस्तों, तो वो परिवर्तन को ग्रहण करे और अपने बालकों तक पहुंचाए दोस्तों। यही एक सफल गुण है शिक्षण कार्य में दोस्तों। तो बौद्धिक दृष्टिकोण से, निपुणता, धैर्य तथा सजगता से, अस्थिरता तथा अनिश्चितता से, अधिकारवादी दृष्टिकोण से दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है बे निपुणता, धैर्य तथा सजगता से दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्कूली स्तर पर शैक्षिक संबंधी निर्देश दिए जाते हैं दोस्तों। जो स्कूल स्तर पर दोस्तों जो शिक्षा संबंधित निर्देश आते हैं, जो स्कूल को निर्देश दिए जाते हैं शिक्षा संबंधित दोस्तों, वो निर्देश आते हैं एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी के द्वारा स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि शिक्षा के अंदर ये बदलाव है और ये बदलाव आपको करना है और ये बदलाव इस प्रकार करना है दोस्तों। तो उनके निर्देश स्कूलों में माने जाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है से एनसीईआरटी दोस्तों।
दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि आने वाली शिक्षण अभिरुचि के अलावा अन्य विषय की क्लासें भी लगेगी दोस्तों आने वाले समय में। तो आपको क्या है कि जैसे ही हमारी क्लास अपलोड होगी आपको सूचना मिल जाएगी, तो सूचना मिलने से आप क्लास देख पाओगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि 10+2+3 शिक्षण प्रणाली का सुझाव दिया था दोस्तों। हमारे भारत के अंदर दोस्तों 10+2+3 यानी कि कक्षा 10 के बाद 2 साल तक अलग विद्यालय होगा, यानी कि इसे तो हम सेकेंडरी कहेंगे, इसे हम उच्च माध्यमिक कहेंगे, सीनियर सेकेंडरी, ये हम स्नातक कहेंगे दोस्तों। तो ये है जो 10+2+3 का जो शिक्षा प्रणाली है दोस्तों, यह शिक्षा प्रणाली किसकी देन है, किसकी सुझाव है दोस्तों? तो यह है कोठारी कमीशन की। किसकी दोस्तों? कोठारी कमीशन की। किसकी? कोठारी कमीशन की। ठीक है दोस्तों, कोठारी कमीशन की है। और कोठारी कमीशन आपके विकल्प बे में दे रखा है। किसमें दोस्तों? विकल्प बे के अंदर दे रखा है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है दोस्तों? कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है दोस्तों? सामाजिक गुण के बारे में पूछा है और वो शिक्षक का क्या है दोस्तों? मान बढ़ाता है। तो समझ लेना कि शिक्षक के अंदर समाज संबंधित कोई ना कोई गुण है, वो समाज की सेवा करता है। वो चाहे सामूहिक रूप पर करो या किसी सामुदायिक स्थल पर करो या किसी अन्य स्थान पर करो, लेकिन समाज की क्या है दोस्तों? वो सेवा करता है। सामाजिक गुण की बात आई है, सामुदायिक सेवा करता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए है दोस्तों। जब शिक्षक समाज की सेवा करेगा, सामुदायिक स्तर पर सेवा करेगा, सामुदायिक लोगों की सहायता करेगा दोस्तों, समूह के अंदर सहायता करेगा, तो वही क्या होगी दोस्तों? सामुदायिक सेवा होगी। और उसे हम सामाजिक गुण कहेंगे शिक्षक के अंदर की इसके अंदर सामाजिक गुण है दोस्तों। आपके विचार में सरकार द्वारा जो प्रायोजित होता है कि पेड़ लगाओ अभियान है दोस्तों, सरकार ने अभियान चलाया कि पेड़ लगाओ अभियान, तो वो क्या है आपके विचार में? यह बताना है। किसी काम का नहीं है दोस्तों, यह गलत बात है, क्योंकि सरकार ने यदि अभियान चलाया है दोस्तों तो वो सरकार सोच समझ कर चलाती है, कोई ऐसे ही नहीं चलाती दोस्तों। पेड़ लगाओ अभियान बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम सांस लेते हैं दोस्तों, और हमारे शरीर द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी धरती पे ज्यादा हो जाए तो दोस्तों मनुष्य के लिए क्या है? हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो ये तो इसका गलत है। केवल सुंदरता बढ़ने के लिए नहीं दोस्तों, पैसा कमाने के लिए नहीं, आवश्यक है। क्या है दोस्तों? मेरे विचार से सरकार द्वारा जो पेड़ लगाओ अभियान है दोस्तों क्या है? आवश्यक है। और इसका राइट आंसर भी क्या है दोस्तों? दे है। बिल्कुल सही आंसर दे है इसका दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का इस क्लास का दोस्तों, कि एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए दोस्तों? कोई जैसे आपकी कक्षा के अंदर दोस्तों कोई एक बालक है, उसे आपने मॉनिटर बनाया दोस्तों, लेकिन उसके अंदर जो नेतृत्व का गुण है दोस्तों, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का गुण है, वो क्या है और उसका क्या आधार होना चाहिए वो बताना दोस्तों। उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कक्षा के अंदर, कि उसकी बहुत सारी प्रशंसा करते हैं कक्षा के विद्यार्थी लोग, तो आप उसको नेतृत्व बना दिया, उसको नेतृत्व दे दिया कक्षा का, उसे आपने मॉनिटर बना दिया ये, या फिर उसका व्यक्तित्व समूह की सेवा या पूरे समूह का कल्याण दोस्तों। तो कोई एक कारगर और सफल नेतृत्व का दोस्तों आधार होता है कि जो उसके साथ उसका जो समूह है दोस्तों, उस पूरे के पूरे समूह का क्या हो दोस्तों? वो कल्याण करता हो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? दे है दोस्तों। यदि आपने अभी तक दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहता हूं, यदि आप प्री बीएसटीसी एग्जाम में 400 प्लस या 450 नंबर लाने चाहते हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम शिक्षण अभिरुचि की पुराने पेपर की क्लास, इंपोर्टेंट प्रश्न की क्लास दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम दोस्तों हिंदी के पुराने पेपर, हिंदी की जो इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे वो
राजस्थान जीके के पुराने और इम्पोर्टेंट प्रश्न और जो आपकी बची सब्जेक्ट है उनके प्रश्न भी